तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शेर दिल फिल्म को, जिसमें लीड रोल में पंकज त्रिपाठी देखने को मिलेंगे। पंकज त्रिपाठी की फिल्म जब हम देखते हैं तो ये उम्मीद नहीं होती है कि फिल्म अच्छी होगी या फिर बुरी, क्योंकि पता होता है कि पंकज त्रिपाठी है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। उम्मीद ये जरूर होती है कि इस बार क्या नया होगा और अपने किरदार को किस तरह से निभाया होगा। तो आइए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी पीलीभीत के गांव झुंडाओं के सरपंच गंगाराम की है। गंगाराम जो अपने गांव के सरपंच है, वह अपने गांव की समस्याओं को हल कराने के लिए एक सरकारी कार्यालय आए हुए हैं। गंगाराम के गांव की जो दो सबसे बड़ी समस्या है वो है भूखमरी और जंगली जानवरों का उनके खेतों पर हमला करना। जानवर उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गांव भूखमरी की कगार पर है और पूरा गांव डर के साए में जी रहा है। और इसी डर के साए में गांव के कई सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली है और ये सिलसिला अब भी जारी है। सरपंच होने के नाते गंगाराम इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाता है, लेकिन चप्पलें घिस जाने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिलती। अब गंगाराम जब एक हफ्ते बाद अपने घर पहुँचता है तो वो अपनी बीवी और अपनी माँ को बताता है कि एक हफ्ते सरकारी कार्यालय में चक्कर लगाने के बाद उसने अस्पताल में कुछ चेकअप करवाए और अस्पताल से उसे पता चला कि उसे खून का कैंसर है, जो कि 4th स्टेज का है और अब उसके पास सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं। और ये बात सुनने के बाद गंगाराम के पूरे परिवार में सन्नाटा पसर जाता है। अगले दिन सरपंच गाँव के सभी लोगों को बुलाता है और उन्हें अपने कैंसर वाली बात बताता है कि उसके पास सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं। साथ में वो गांव वालों को ये भी बताता है कि एक हफ्ते के लिए जब वो शहर गया था तो उसने वहां से क्या योजना लेकर आया। गंगाराम गांव का एक ऐसा मुखिया है जो गांव की भलाई और सुख समृद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब क्योंकि सरकारी कार्यालयों से तो उसे कोई भी मदद नहीं मिली थी, तब वो उन्हें बताता है कि जब वो शहर से वापस लौट रहा था तो उसने जंगल के पास एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, यह क्षेत्र टाइगर रिजर्व एरिया है। अगर कोई व्यक्ति टाइगर के हमले में मारा जाता है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो सरपंच सभी से कहता है कि अगर वो 10 लाख रुपए हमें मिल जाए तो हम हमारे गांव की भूखमरी की समस्या को मिटा सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि गांव का कोई भी आदमी बाघ का शिकार होने के लिए राजी नहीं हो रहा था। इसलिए गंगाराम खुद फैसला करता है और कहता है कि वैसे ही उसके पास 3 महीने बचे हुए हैं, इसलिए वो खुद जाकर बाघ का शिकार होगा और 10 लाख रुपए का मुआवजा अपने गांव वालों को प्राप्त करवाएगा। लेकिन जब ये बात गंगाराम की पत्नी लाजो को पता चलती है तो वो इस बात का पूरी तरह से विरोध करती है और कहती है कि गांव में और भी लोग हैं जो कि जाकर अपनी जान दे सकते हैं। तब गंगाराम कहता है कि उनके पास अपनी खुद की जिंदगी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं, इसलिए वो अपने गांव के काम आना चाहता है और अपने गांव को भूखमरी की समस्या से निजात दिलाना चाहता है। वो कोई मरने नहीं जा रहा है, बल्कि वो तो शहीद होने जा रहा है। यहाँ पर गंगाराम अपनी पत्नी लाजो को किसी तरह से मना लेता है और अगले दिन जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जंगल में जाने से पहले गंगाराम गाँव वालों को कुछ बातें बता देता है। वो उनसे कहता है कि जैसे ही वो बाघ उसे मारे तो उसके बचे अवशेष को खेत में लाकर डाल दे, तभी उन्हें मुआवजा मिलेगा। लेकिन गांव वालों का सवाल ये था कि जंगल इतना बड़ा है और गंगाराम कहां पर मरेगा ये बात उन्हें कैसे पता चलेगी। तो गंगाराम उनसे कहता है कि वो अपने साथ कुछ रॉकेट लेकर जा रहा है और जैसे ही वो बाघ उसके पास आएगा तो गंगाराम उन रॉकेट को आसमान में छोड़ देगा। इसलिए वो गाँव वालों से विनती करता है कि वो अपनी नजरों को आसमान पर टिका कर रखे। जाने से पहले वो अपने पंडित जी से आशीर्वाद भी लेता है। पंडित जी उसे आशीर्वाद देते हैं कि जुग जुग जियो। तब गंगाराम उनसे कहता है कि अगर वो जुग जुग जिया तो उसके गांव वाले मुसीबत में आ सकते हैं, इसलिए उसे कुछ ऐसा आशीर्वाद दो जिससे कि उसका उद्धार हो जाए। तो पंडित जी उसे आशीर्वाद देते हैं कि उसकी मनोकामनाएं पूरी हो। अब गंगाराम अपने सफर के लिए घने जंगल में निकल पड़ता है और गांव वाले टकटकी लगाकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि कब गंगाराम रॉकेट से उन्हें सिग्नल देगा। अब गंगाराम अपने सफर पर निकल पड़ता है। जंगल में जाने के बाद उसे कई सारे जानवर तो मिलते हैं, लेकिन बाघ नहीं मिलता। जंगल में घूमते घूमते यूं ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बाघ नहीं मिलता। एक पल तो गंगाराम सोचता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए उसे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अगर वो वापस चला गया तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए उसे बाघ को ढूंढना ही होगा और उसका शिकार बनना ही होगा। यहाँ दूसरी तरफ शहर से एक आदमी आता है और वो गांव वालों को बताता है कि गंगाराम को किसी भी तरह का कोई भी कैंसर नहीं है और ना तो वो शहर में अस्पताल गया, बल्कि वो 7 दिन सिर्फ सरकारी कार्यालय ही घूमता रहा। मतलब कि गंगाराम ने अपने घर वालों और गाँव वालों से झूठ बोला कि उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं। गंगाराम ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने गांव वालों को 10 लाख रुपए दिलवा सके। ये सारी बातें सुनने के बाद गांव के सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लाजो पुलिस वालों को ये नहीं बताती है कि वो शिकार होने गए हैं, बल्कि वो उन्हें ये बताती है कि जानवरों ने गाँव की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, इसलिए वो जंगल में खाना वाना ढूंढने गए हैं। यहाँ जंगल में रात हो जाती है और गंगाराम एक पेड़ पर सो रहा होता है
लेकिन तभी अचानक से एक बाघ उसकी तरफ आता है और इससे पहले कि वो रॉकेट जला पाता, उसका पैर एक जाल पर रखा जाता है, जिसकी वजह से गंगाराम पेड़ से उल्टा टंग जाता है। अब बाघ उसे आसानी से मार सकता था और जैसे ही बाघ उसकी तरफ बढ़ता है, पीछे से एक आदमी उस बाघ को गोली मार देता है। अब अगली सुबह में पता चलता है कि जिस आदमी ने उस बाघ को गोली मारी थी उसका नाम जिम अहमद है और वो एक शिकारी है। वो जंगलों में बाघ का शिकार करता है और इंटरनेशनल मार्केट में उन्हें महंगे दाम में बेचता है। यहाँ गंगाराम भी जिम को सब कुछ बता देता है कि वो जंगल में आया क्यों है। वो कहता है कि वो जंगल में बाघ को मारने के लिए नहीं बल्कि उसके हाथ मरने के लिए आया है। जिम उससे कहता है कि वह तो बहुत अजीब तरह का आदमी है, तो गंगाराम उससे कहता है कि वो अजीबो और गरीब तरह का आदमी है। तो जिम बाघ का शिकार करेगा, इससे गंगाराम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जिम से कहता है कि पहले बाघ मेरा शिकार करेगा, उसके बाद तुम बाघ को मार देना। तो जिम भी उसकी बात मान लेता है और दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़कर दोनों काफी अच्छी बातें करते हैं, जहाँ पर जिम उसे अच्छी बातें बताता है और जिस तरह से गंगाराम ने ये कदम उठाया है उसके लिए जिम उससे कहता है कि ऐसा नेता तो दिल्ली में होना चाहिए। तो गंगाराम उससे कहता है कि झुंडाओं का दिल ही उसके लिए दिल्ली है और अपने गांव के लिए वो कुछ भी कर सकता है। गंगाराम का खाना खत्म हो चुका था। अब क्योंकि गंगाराम शाकाहारी था इसलिए वो किसी भी जानवर को नहीं खा सकता था। साथ में पूजा पाठ करने वाला एक आस्तिक आदमी है। तब जिम उससे कहता है कि जान है तो जहान है, इसलिए उसे ये खा लेना चाहिए। तो गंगाराम अपनी पूरी लाइफ में पहली बार मांस खाता है। जिम मुझसे पूछता है कि अगर ये मांस गाय का होता तो क्या वो खाता। तो गंगाराम मुझसे कहता है कि वह भूखा मर जाता तब भी वो उस मांस को नहीं खाता, क्योंकि गाय हमारी माता है। अब दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें एक पेड़ पर बाघ के कुछ पंजे दिखाई देते हैं। बाघ ने उन पेड़ों पर अपने पंजों से स्क्रैच किया हुआ था, जिससे उन्हें पता चलता है कि बाघ आजू बाजू ही कहीं है। जिम गंगाराम से कहता है कि एक बाघ रोज 10 से 15 किलोमीटर चलता है, इसलिए हमें भी उतना ही चलना होगा अगर हमें बाघ ढूंढना है तो। यहाँ दूसरी तरफ गांव वाले आसमान की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए थे कि कब गंगाराम उन्हें आसमान में रॉकेट का सिग्नल देगा। गंगाराम जिम से सवाल पूछता है कि ये जंगल कितने सालों से खड़ा होगा। तो जिम उसे बताता है कि सालों से नहीं बल्कि सदियों से खड़ा है। याद रखना, हम सबसे पहले, जानवर कीड़े मकोड़ों से भी पहले, इस धरती पर जीवन की शुरुआत से भी पहले अगर वो कुछ था तो वो जंगल ही था। हम थे तब भी जंगल था, हम हैं तब भी जंगल है और हम नहीं रहेंगे तब भी जंगल ही होगा। यहाँ एक ऑफिसर पुलिस वाले से जिम की बात कर रहा होता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिम एक बहुत बड़ा शिकारी है और वो अक्सर बाघों को मारा करता है और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचा करता है। जिम उनके हाथों कई बार लग चुका है लेकिन पकड़ा नहीं गया, इसलिए वो ऑफिसर पुलिस वाले से कहता है कि इस बार जिम को पकड़ना नहीं है बल्कि उसे इस बार गोली मार देना है। यहाँ जंगल में गंगाराम और जिम थोड़े और आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें शेर के पंजे और उसकी पोटी दिखाई देती है। जिम को बाघ के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए वो उस बाघ के पंजे को देखकर गंगाराम को बताता है कि ये T-22 का पंजा है। साथ में वो उसे ये भी बताता है कि फॉरेस्ट वाले इन्हीं पंजों को देखकर उन्हें ट्रैक करते हैं। और उसकी पोटी को देखकर जिम गंगाराम को बताता है कि इसकी पोटी को देखकर ये समझ आ रहा है कि उस बाघ का कई दिनों से पेट खराब चल रहा था। इसका मतलब ये है कि T-22 यहीं कहीं होगा। लेकिन अब रात भी होने वाली थी और उन्हें भूख भी लग रही थी, इसलिए वो एक जगह पर रुक जाते हैं और खाना वगैरह खाने लगते हैं। लेकिन एक खराब मांस के खाने के कारण उन दोनों का पेट खराब हो जाता है, इसलिए फिर दोनों ही साथ में संडास करते हैं। संडास करते करते दोनों बात भी कर रहे होते हैं, जिसमें जिम कहता है कि हमें हमारे धर्म बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन अंत में सब कुछ टट्टी ही बन जाता है, जिसमें ना कोई धर्म का भेद है और ना जाति का, सबकी बराबर एक जैसी। और वक्त के साथ साथ हम भी वही बन जाते हैं। वक्त हमें खाया जाता है और हम बन जाते हैं उसकी टट्टी। तो गंगाराम उससे कहता है कि मल त्यागते वक्त इतनी गंभीर बात उसने नहीं सुनी। अब अगले दिन सुबह होती है और दोनों ही अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। और आगे जाने के बाद आखिरकार उन्हें बाघ मिल जाता है, जो कि वहाँ पर बैठा किसी जानवर को खा रहा होता है। तो यहाँ पर जिम गंगाराम से कहता है कि उसका पेट भर चुका है और वो T-22 है, जो कि ज्यादा खूंखार नहीं होते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, लेकिन अगर तुम उसे चिढ़ाते हो तो शायद वो तुम्हारे ऊपर हमला कर भी दे। इसलिए गंगाराम तुरंत ही उस बाघ के सामने पहुंच जाता है और उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन वो बाघ उसका कुछ भी नहीं कर रहा था। जिम गंगाराम को चिल्लाते हुए कहता है कि उसका पेट भर चुका है और वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा, इसलिए वो उसे साइड होने को कहता है ताकि वो उसे गोली मार सके। लेकिन इससे पहले कि जिम उसे गोली मार पाता कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उन पुलिस वालों को देखकर जिम और गंगाराम तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं। पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग भी काफी तेजी से भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक पुलिस वाला जिम को गोली मार देता है, जिससे कि जिम की वहीं पर मौत हो जाती है और गंगाराम को वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं और अगले दिन कोर्ट में पेश करते हैं। गंगाराम के ऊपर ये आरोप है कि वो जिम के साथ बाघ को मारने के लिए गया था। और आखिर में जब गंगाराम से पूछा जाता कि क्या ये सब कुछ सच है,
तो गंगाराम उन्हें बताता है कि ये सब कुछ गलत है। गंगाराम जज को बताता है कि वो बाघ का शिकार करने के लिए नहीं बल्कि शिकार होने के लिए गया था। ये बात सुनने के बाद कोर्ट के सभी लोग हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये मजाक कर रहा है। तो गंगाराम उनसे कहता है कि वो सच कह रहा है। वो झुंडाव गाँव का सरपंच है जहाँ की दुर्दशा काफी ज्यादा खराब है। लोग भूखमरी से मर रहे हैं। उसने सरकारी कार्यालयों के इतने चक्कर लगाए कि उसकी चप्पलें छिन गई, लेकिन उसे कोई भी समस्याओं का हल नहीं मिला। और जब वो वापस आ रहा था तो उसने बोर्ड पर एक सूचना देखी जिस पर लिखा हुआ था कि बाघ अगर इस जंगल के आसपास किसी आदमी को मारता है तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो घर वालों और परिवार वालों से झूठ बोलकर वो जंगल में चला गया शिकार होने के लिए, जहाँ पर जाकर उसे जिम अहमद मिला जो कि बाघ का शिकार करने वाला शिकारी था। लेकिन वो उसका साथ नहीं दे रहा था, बल्कि वो तो उसे बाघ के पास तक ले जाने वाला था। लेकिन इससे पहले ही कुछ ऑफिसरों ने उसे गोली मार दी। इन सारी बातों को कोर्ट में बैठा एक पत्रकार सुन लेता है। अपने गांव को बचाने के लिए गंगाराम की इस कहानी को वो पत्रकार कवर बना लेता है और ये कहानी धीरे धीरे चल के पूरे देश में वायरल हो जाती है। गंगाराम के हैशटैग ट्रेंड हो जाते हैं, जस्टिस फॉर गंगाराम। लोग सड़क पर उतर जाते हैं गंगाराम के इंसाफ के लिए। न्यूज चैनलों पर डिबेट छिड़ जाती है। कई सारे मुद्दे खुल जाते हैं जिनसे हमारा देश आज भी ग्रसित है। अब अगले दिन गंगाराम को फिर से कोर्ट में बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या उसे कुछ कहना है। तो गंगाराम अपनी स्पीच शुरू करता है और कहता है अगर पहले उसकी ये सारी बातें कोई सुन लिया होता तो आज इतना बड़ा कांड होता ही नहीं। गंगाराम जज साहब से कहता है कि उसका गांव झुंडाव जंगल के एकदम समीप है। उनके पूर्वजों की जानवरों के साथ घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन आज जब जानवर हमारी खेतों की फसलों को बर्बाद करते हैं तो आज हम उन्हें भगाते हैं। उसने भी कई सारे दिन जंगल में काटे हैं। उसे यही समझ नहीं आ रहा कि कौन किसके इलाके में घुस रहा है, हम या फिर वो, जिसके चलते भूख मिटाने के लिए जानवर गांव की तरफ भाग रहे हैं, गांव वाले शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहर वालों की भूख कभी मिटती ही नहीं। इन सब के मूल कारण में है गरीबी और भूखमरी। हमारे गांव झुंडाव में गरीब मर रहे हैं लेकिन गरीबी नहीं। वो हुजूर से विनती करता है कि जिस तरह जानवरों को देखरेख के लिए कुछ लोगों को ड्यूटी पर रखा गया है, उसी तरह हमारी देखरेख के लिए भी कुछ लोगों को ड्यूटी पर रखा जाए, वरना कुछ दिनों बाद हम गरीब भी विलुप्त हो जाएंगे। जैसे जानवर की सुरक्षा के लिए सरकार उनका संरक्षण करती है, उसी तरह हमारा भी संरक्षण किया जाए, वरना कुछ सालों बाद हम अजायब घर में मिलेंगे। अब आगे कोर्ट का फैसला सुनाया जाता है और वो फैसला गंगाराम के पक्ष में जाता है। गंगाराम पूरे देश में फेमस हो चुका था कि कैसे एक सरपंच अपने गांव के लिए अपनी जान देने के लिए निकल पड़ा था। अब आखिर में गंगाराम और उसकी पूरी फैमिली का सम्मान तो किया जाता है, जगह जगह पर उसके ऐड भी कराए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके गांव तक योजनाएं नहीं पहुंच सकी। आखिर में एक मंत्री गंगाराम को उसके गांव की तरफ लेकर जा रहा होता है। गंगाराम को ये उम्मीद थी कि शायद वो मंत्री गाँव में कोई योजना शुरू करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल वो मंत्री तो गंगाराम के सहारे उस जंगल में एक पार्क खोलना चाह रहा था ताकि वो वहाँ से काफी सारा पैसा बना सके। आखिर में गंगाराम उस कार को रुकवाता है और जंगल में टॉयलेट करने के लिए जाता है। और गंगाराम जब टॉयलेट कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से पीछे से एक शेर आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि गंगाराम की वहीं पर मौत हो जाती है। सालों से इंसान जानवरों की दुनिया में घुसकर अतिक्रमण करते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में जानवर इंसान के खेतों और जिंदगी में हाहाकार मचाने को मजबूर हो गया है। फिल्म का पहला सीन ही सरकारी योजनाओं के बधित उखेड़ता हुआ नजर आता है। फिल्म के इस मुद्दे पर फोकस किया गया है कि कैसे इंसान जानवर से ज्यादा लालची हो चुका है। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास उत्तर प्रदेश की पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर बेस्ड ये कहानी असली है। सृजित मुखर्जी ने फिल्म की कहानी को कागज पर बहुत ही अच्छे से उतारा है। ये फिल्म सिर्फ एक आदमी के जंगल जाकर शेर का चारा बनने की कहानी नहीं है, ये तो बस बहाना है जिसके जरिए सृजित कुछ थीम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे इंसान और प्रकृति का रिश्ता है। हम खुद को नेचर से अलग मानते हैं, जानवर से अलग मानते हैं, फिर भी आम बोलचाल के लिए उन्हीं जानवरों के पास पहुंच जाते हैं। खुद की तारीफ करनी हो तो शेर का बच्चा हूँ मैं कहकर बुलाते हैं, किसी को गाली देनी हो तो उसे कोई और जानवर कहकर संबोधित करते हैं। नेचर के करीब जाकर ही नेचर को समझा जा सकता है कि इंसान कितना उसके जैसा है। फिल्म इसी भेद और फिर उसमें छुपी समानता को एक्सप्लोर करना चाहती है। चलो फिल्म से ही एक एग्जाम्पल बताते हैं। गंगाराम एक किरदार से मिलता है, दोनों अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एक शुद्ध शाकाहारी तो दूसरा मांसाहारी। एक सीन में दोनों लोग सोच करने के लिए बैठते हैं। बिना सटल हुए उस सीन में दर्शाया गया कि हमारी मान्यताएं अलग हो, हमारे धर्म अलग हो, लेकिन दोनों लोग मल त्याग कर रहे हैं। ये सीन पूरी तरह का एक एक्सेस कैरी करती है, भले ही कुछ लोगों को ये सुनने में अजीब लगे। मेकर्स की मंशा ही थी कुछ अजीब बनाने की। शुरुआत की फिल्म के ह्यूमर से आप खुद को ऐसे मौके पर हंसते हुए पाएंगे जहां आप सोचेंगे कि यार हंसना नहीं चाहिए। जैसे जब गंगाराम जंगल यात्रा शुरू कर रहा होता है तो पंडित जी उसे जुग जुग जियो का आशीर्वाद देता है, जिस पर गंगाराम कहता है कि हम जिएंगे तो बाकी लोग मर जाएंगे। किसी ने कहा है ट्रेजिक से ट्रेजिक सिचुएशन में भी आपको ह्यूमर के निशान मिल जाएंगे। ये बात फिल्म देखते हुए कई बार याद आई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको अगर जरा से भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।